बड़ा निर्णय था, चौंकाने वाला निर्णय भी था। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मुझे याद है सबसे पहले हमने आपको यह खबर बताई थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि यह मुख्यमंत्री के डिमोशन जैसी बात है। बाद में केंद्र की राजनीति में लाना, चुनाव समिति में लाना, ये सारी चीजें देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाने वाली रही। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्रालय उनको देना, वित्त मंत्रालय उनको देना, बड़े मंत्रालयों का उनको मिलना, यानी उनकी ताकत को, उनके बजट को बढ़ाने वाला भी था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस है, उनकी अपनी रणनीति रही है। शरद पवार, किसी की भी सरकार चले लेकिन शरद पवार का सिक्का चलता है। देवेंद्र फडणवीस ने उस मिथ को तोड़ा था और जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, उस दौरान भी उन्होंने ये साबित किया कि बिना शरद पवार के दखल के सरकार चलाई जा सकती है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति को हर कोई मानता है। बहरहाल इस समय सरकार की स्थिति कुछ और है और सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। ऐसे में अचानक से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज उठने लगी है। ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि बीजेपी के खेमे से ही उठ रही हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीते दिनों कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि देवेंद्र फडणवीस मेरे कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम है। शिंदे गुट ने यहां पर शिवसेना से बगावत की थी, इसके बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। उस दौरान फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। हालांकि अंदर खाने इसको लेकर तब भी सवाल उठे थे, लेकिन अब ये आवाजें ज्यादा मुखर अंदाज में सामने आ रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अचानक फडणवीस को सीएम बनाने की यह मांग मात्र संयोग है या फिर कोई प्रयोग या फिर इसकी कोई तैयारी चल रही है। इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से बात करते हैं। गौरतलब है कि 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने नारा दिया था, दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। तब यह नारा प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच खूब हिट हुआ था, लेकिन शिवसेना साथ में थी, उस वक्त मिलकर चुनाव लड़ा था। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है, तो महाराष्ट्र में वो फिर से अपने पुराने फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी में नजर आ रही है। पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में खुद फडणवीस ने भी कहा था कि वो महाराष्ट्र में लंबी पारी खेलना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि अपनी इस बात से फडणवीस ने संगठन के साथ साथ विपक्षी दलों को भी एक बड़ा संदेश भेज दिया है। साथ ही इससे उन अनुमानों पर भी विराम लग गया जिसके तहत फडणवीस को दिल्ली भेजे जाने की बातें कही जा रही थी। गौरतलब है कि भाजपा ने 2013 में फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा का अध्यक्ष बनाया था। यह नियुक्ति प्रदेश में 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में की गई थी। भाजपा को इसका फायदा भी मिला था। जब 288 सीटों वाली इस विधानसभा में भाजपा ने अकेले के दम पर 133 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में शिवसेना और भाजपा साथ थे। हालांकि बाद में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर दोनों दलों में अलगाव हो गया। भाजपा का ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन था और पीएम मोदी ने फडणवीस को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया। बाद में शिवसेना वापस भाजपा के पास लौटी थी और सरकार बनी थी। इसमें 2019 तक फडणवीस सीएम रहे। वहीं बावनकुले का हालिया बयान प्रदेश की राजनीति में एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक महाराष्ट्र की पार्टी इकाई का फडणवीस से बहुत गहरा नाता है। यहां तक कि फडणवीस के आलोचक भी भले उनकी राजनीति को पसंद न करें, लेकिन उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अब जबकि 2024 में चुनाव को लेकर पार्टी मिशन मोड में है, फडणवीस का नाम शीर्ष पद के लिए उछालकर पार्टी अपने कैडर के बीच मजबूती कायम करना चाहती है। यहां तक कि अंदरूनी तौर पर भाजपा में भी लोग केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जिसके तहत फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इन कार्यकर्ताओं के मुताबिक अगर फडणवीस सीएम बने होते तो यह भाजपा और महाराष्ट्र दोनों के लिए बेहतर होता। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं और शिंदे गुट के बीच दूरियों की कुछ और भी वजह हैं। असल में जब भाजपा ने यहां पर ऑपरेशन लोटस किया तो उसे उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में शिवसैनिक उसके साथ जुड़ेंगे। उन्हें लगता था कि चूंकि शिवसैनिक भाजपा के हिंदुत्ववादी धारणा के ज्यादा करीब हैं, इसलिए वो उद्धव का साथ छोड़ शिंदे का दामन थाम लेंगे। हालांकि हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। चुने हुए लोग गए, विधायक गए, सांसद गए, अलग अलग इकाइयों के या प्रदेशों के अध्यक्ष गए, लेकिन कार्यकर्ता वो अब भी दिखाई देते हैं उद्धव ठाकरे के साथ और बड़ी तादाद में। दशहरा रैली इसका उदाहरण है। एक के बाद एक जो प्रदर्शन हो रहे हैं, मोर्चे निकाले जा रहे हैं, वो इसका उदाहरण है। ये भी एक बड़ी वजह है कि अब भाजपा के कई नेताओं के लिए शिंदे को सीएम के तौर पर स्वीकार करना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि अभी भी कई नाम हैं जो शिंदे फडणवीस सरकार के आधार को पूरी तरह से मजबूत बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायकों ने शिवसेना छोड़ दी। इसके बावजूद नई और ये शिवसेना छोड़ दी बात कही जाती है, लेकिन खुद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि शिवसेना नहीं छोड़ी है,
शिवसेना में परिवर्तन कर दिया गया। इसको दो तरीके से देखा जाता है। वो इसको बगावत नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पसंद नहीं थे, इसलिए हमने शीर्ष नेतृत्व को ही बदल दिया। सबसे बड़ा निर्णय कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का। बीजेपी समान विचारधारा की पार्टी थी, साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए बीजेपी के साथ सरकार बनाओ। ये बात कहते हुए शिंदे ने बगावत की थी और वो अब भी कहते हैं कि हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा है। लेकिन तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इसको लेकर काफ़ी विवाद चलता रहता है। कोर्ट में भी मामला है, चुनाव चिन्ह को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर भी विवाद चल रहा है। इन सब का निराकरण अभी नहीं हो पाया। यानी अब भी चुनौती शिंदे के सामने इस बात की है कि वो कहाँ के हैं, वो शिवसेना के हैं या फिर बीजेपी समर्थित दल हैं, एक गुट है। इसके बावजूद नई सरकार में शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। ये भी बहुत सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि जितने बागी विधायक थे उनको साथ में जोड़े रखना था, एक बड़ा मैसेज भी देना था। और बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो ये मैसेज दे कि उन्होंने सरकार को गिरवा दिया अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 106 विधायकों वाली भाजपा ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदे के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बने। ये एक ऐसी घटना थी जिसने राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया था। इस बगावत के बाद जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी में शामिल होने और सरकार बनाने का फैसला किया तो कई लोगों ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की और महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया। अभी एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे इस बात का इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग क्या निर्णय लेते हैं। शिवसेना का असली नाम किसको मिलता है? क्या शिंदे सचमुच में शिवसेना के प्रमुख बन पाएंगे? असली शिवसेना और धनुष बाण का चिन्ह उनको मिल पाएगा? अगर ऐसा होता है तब तो वो बीजेपी के काम के हैं, यानी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा? तब एकनाथ शिंदे का भविष्य ये है कि वो बीजेपी के साथ चले जाए। लेकिन क्या बीजेपी के साथ जाकर वो उतने बड़े नेता बन पाएंगे जितने बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, चंद्रशेखर बावनकुले हैं या अन्य कई नेता हैं जो प्रतीक्षारत हैं और जिनको लंबे समय से लगता है कि एकनाथ शिंदे को बगावत की वजह से या सरकार बनाने की स्थिति में होने की वजह से इतना बड़ा सम्मान मिला या पद मिला है। तो ये परेशानियां जो हैं एकनाथ शिंदे के लिए और बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। इस सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस, उन्हीं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एकनाथ शिंदे को भी उन्होंने ही आगे रखा, यानी तब भी वो ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ते थे। लेकिन अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में उनका पद टेक्निकली कम है, उनकी ताकत ज्यादा है। इस बात के भी आरोप लगते रहे हैं कि सुपर सीएम वही है। बेशक सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन निर्णय जो है वो देवेंद्र फडणवीस के चलते हैं। एकनाथ शिंदे को भी इससे इसलिए परहेज नहीं है क्योंकि वो पहले से जानते थे देवेंद्र फडणवीस ज्यादा ताकतवर है, सरकार बनाने की स्थिति या बनवाने की स्थिति में वही है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इस पर भी वो बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अब बीजेपी अपने पक्ष को भी देख रही है। आगामी चुनाव में वो जिस रणनीति से उतरना चाहती है उस पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और बीजेपी को ये मालूम है कि अल्टीमेटली उनका चेहरा ज्यादा बड़ा और बेहतर होना चाहिए। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस जो फिलहाल बीजेपी का चेहरा दिखाई पड़ते हैं महाराष्ट्र की सियासत में, उनको बीजेपी आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा पद भी दे सकती है। और निश्चित तौर पर इस बात पर भी विचार हो सकता है कि क्या आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बागी विधायकों को साधे रखना है, निर्दलीय विधायकों को साधे रखना है। क्या इनमें से कई विधायक बीजेपी के साथ आ जाएंगे? क्या खुद एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे? कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि सब पर नजर संजय राउत की भी है, उद्धव ठाकरे गुट की भी है, राज ठाकरे की भी है, एनसीपी और कांग्रेस की भी नजर है। महाविकास आघाड़ी भी ये देख रही है कि कब फूट हो जाए एकनाथ शिंदे के गुट में। बीजेपी का इससे नुकसान हो सकता है। लिहाजा बीजेपी अभी इस मामले पर फ्रंट फुट पर नहीं दिखाई पड़ती और खुलकर ये बात नहीं कहते, लेकिन गाए बगाए चंद्रशेखर बावनकुले हों या अन्य लोग हों वो इस बात को उठाते रहते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि हमने समझौता किया, बहुत बड़ा समझौता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझौता किया गया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी एक पूर्व सीएम संभाल रहा था, वो भी तब जबकि राजनीति के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, मुख्यमंत्री होने के लिहाज से, विधायकों की संख्या के लिहाज से देवेंद्र फडणवीस की ताकत महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई पड़ती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।